तो ये है हमारी लेक्चर 6 ऑफ जीएसटी बेसिक टू एडवांस सीरीज। हमने अभी तक देखा है सेक्शन 22 जो हमें बताता है कि पर्सन हुआ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 जो बताता है कि वो पर्सन जो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 24 जो हमें बताता है कि कौन सी ऐसी एंटिटी, कौन से ऐसे पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। फिर हमने सेक्शन 25 में प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसीजर कैसे होता है। अगर एक बंदा लाइबल हो जाता है अंडर सेक्शन 22 और 24, तो वो कैसे उस रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करे, कैसे उसका प्रोसीजर होता है। हमने अलग अलग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर 1 फॉर्म देखा, 2 फॉर्म देखा, फिर कैसे वो फर्दर क्लैरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 3 में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। फिर कैसे वो उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी आरईजी 06 में मिलता है, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन 05 में होती है। ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम अब अपना जो यूनिट फर्स्ट है उसकी अब एंड करने वाले हैं। एंड इन सेंस कि अब वो खत्म होने जा रहा है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेक्शन 29 क्या कहता है। और सेक्शन 29 है कैंसिलेशन ऑफ रिजेक्शन रजिस्ट्रेशन। कि आपने जो सेक्शन 22, 23, 22, 25 और 24 के अंदर जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया था वो आप अब कैंसिल करने जा रहे हो, या आप कैंसिल करने जा रहे हो या सुओ मोटो कैंसिल हो रहा है। सुओ मोटो मीन्स कि वो अब अपने आप कैंसिल होने जा रहा है। उससे पहले एक छोटा सा सेक्शन बीच में है विच इज सेक्शन 29 और सेक्शन 29 हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। हम सेक्शन 26 से छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 26। ये है डीम्ड रजिस्ट्रेशन का। डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब अगर जो हमारा जीएसटी एक्ट है, इसमें ये होता क्या है कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लाइक हमने पढ़ा है कि जीएसटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सीजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, एसजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, आईजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये जो सेक्शन है, जो सेक्शन 26 है, सेक्शन 26 ये कहता है कि अगर आप if you as a person, if anyone has registration under SGST or UTGST, then it will be considered that person has automatically registered for CGST as well. इसका क्या मतलब है? अगर एक पर्सन SGST और या UTGST का रजिस्ट्रेशन होल्ड करता है तो ऑटोमेटिकली ये भी मान लेंगे कि वो CGST के अंदर भी रजिस्टर्ड है। वैसे ही अगर वो एक एसजीएसटी में कैंसिलेशन करता है या सीजीएसटी में कैंसिल करता है तो उसको ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन सीजीएसटी में भी अप्लाई हो जाएगा। ये होती है डीम रजिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो अभी हम कैंसिलेशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब कि अगर आप एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कोई एक में जो आपका प्रेफरेबल है रजिस्टर्ड हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप सीजीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। आपको अलग से सीजीएसटी के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अलग सीजीएसटी के लिए भी आपको अप्लाई करना हो। नहीं, जो जीएसटी का प्रोविजन है वो ये कहता है कि आपका जैसे ही आपने सीजीएसटी में, एसजीएसटी में वो कर लिया रजिस्ट्रेशन, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी में भी ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। अच्छा, एक तो ये छोटी बात है। एक छोटी सी बात और बतानी है आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। जैसे हमने पिछले उसमें बात किया था, हमने पिछले सेक्शन में बिजनेस वर्टिकल के बारे में बात किया था कि अगर एक स्टेट है तो एक रजिस्ट्रेशन, 2 स्टेट है तो 2 रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है ना। अगर एक स्टेट है, 2 ब्रांचेस है, तो मैंने बताया था कि आपको 2 कंडीशन चेक करनी है, क्या वो बिजनेस वर्टिकल है, क्या वो बिजनेस वर्टिकल नहीं है। क्या वो बिजनेस वर्टिकल है या क्या वो बिजनेस वर्टिकल नहीं है। अगर वो बिजनेस वर्टिकल है
अगर वो बिजनेस वर्टिकल है, मैंने कंडीशन बिजनेस वर्टिकल की बताई थी पिछले वीडियो में, तो एक स्टेट में ही भले ही है, उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन 1 और रजिस्ट्रेशन 2। भले ही वो एक स्टेट में है बट वो अलग बिजनेस वर्टिकल्स है, तो उसके लिए क्या चाहिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर सेम ब्रांच है, सेम बिजनेस वर्टिकल नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ बिजनेस और एडिशनल पॉइंट ऑफ बिजनेस आपको स्पेसिफाई करना होता है। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या सिस्टम है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है, इनको हम टैक्स फ्री जोन भी बोलते हैं, टैक्स फ्री जोन। ये हमारी कंट्री में ही होते हैं, बट ये ऐसी जगह होते हैं जहां पे इनको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये मोस्टली एक्सपोर्ट्स में ही डील करते हैं, तो इनको ऐसी जगह इन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि हमारी कंट्री चाहती है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करें हम। अच्छा, तो अगर सपोज करिए कि एक ब्रांच है, एक ये सपोज करिए गुजरात है, गुजरात में पोर्ट है, तो वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए। तो सपोज करिए गुजरात में अहमदाबाद है, और एक गुजरात में सपोज करिए गांधीनगर है। अहमदाबाद में क्या है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और गांधीनगर में एक ब्रांच है, एक कंपनी है एचपी, ठीक है, एक एचपी की ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे और गांधीनगर में नॉर्मल ब्रांच है। अभी एक स्टेट में ही है, ठीक है, तो एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्योंकि दोनों एचपी के अंदर आते हैं। हम देखेंगे बिजनेस वर्टिकल, हम कहते हैं बिजनेस वर्टिकल भी सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बट अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और अगर ये नॉर्मल स्टेट में है, तो भले ही ये बिजनेस वर्टिकल हो या ना हो, इनको ट्रीट किया जाएगा बिजनेस वर्टिकल के जैसे, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग होगी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग होगी। ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोविजन। तो ये तो था थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन। अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 29, जो हमें बताएगा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो अब स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन नंबर 29, और सेक्शन नंबर 29 बात करेगा कैंसिलेशन के बारे में। कैंसिलेशन किसका? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन 29 के अंदर 1 to 6 सब सेक्शन है, और ये हमें बताएंगे कि कैसे कैंसिलेशन होता है। तो आज हम सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 and 2 साथ में करने वाले हैं, जो बताएंगे कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन himself, that is your voluntary cancellation। और दूसरा सेक्शन नंबर 2 बताएगा हमें सुओ मोटो कैंसिलेशन, सुओ मोटो कैंसिलेशन। अच्छा जी, ये हम दो इसमें अब पढ़ेंगे, बाकी प्रोविजन 4 और रहते हैं इसमें, वो 4 हम कवर करेंगे इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। बट जो क्रक्स पार्ट है इस सेक्शन नंबर 29 का, वो कहीं ना कहीं सिर्फ लाइक करता ही इसी 2 सब सेक्शंस के अंदर है। तो हम इस पे ही पूरा अपना फोकस करने वाले हैं कि अगर कैंसिलेशन हो रहा है, अगर कैंसिलेशन हो रहा है, तो कैंसिलेशन जो है, अगर हम इस कैंसिलेशन वर्ड की बात करें, इस कैंसिलेशन वर्ड की बात करें, तो जो ये कैंसिलेशन है ना, ये कैंसिलेशन जो है सुओ मोटो की नहीं, सुओ मोटो अलग है, कैंसिलेशन अलग है। अभी हम कैंसिलेशन वर्ड पर फोकस कर रहे हैं। कैंसिलेशन सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 एक हेड की तरह हम देखेंगे। फर्स्ट कैंसिलेशन वॉलंटरी की बात हुई थी, और दूसरा सुओ मोटो। वॉलंटरी कौन करेगा, बाय हुम? प्रोसीजर कैंसिलेशन का हम आगे देखेंगे।
अभी हम बात कर रहे हैं उसके प्रोविजनल बेसिस की बात। कौन करेगा? या तो बाय रजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ, अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और कुछ वजह से, वजह भी हम आगे देखेंगे, कुछ वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे कैंसिल करना पड़ता है और मैं खुद उसे कैंसिल करता हूं, तो मैं जाके वहां से कैंसिलेशन कर लूंगा। तो मेरा जो कैंसिलेशन आएगा वो मेरे वॉलेंटरी कैंसिलेशन के अंदर आएगा। दैट इज माई व्हेन द रजिस्ट्रेशन पर्सन हिमसेल्फ सीक्स द जीएसटी ऑफिशियल्स और जीएसटी नेटवर्क एंड सेज कि भाई मुझे अब अपना रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। रीजन भी वो हम आगे पढ़ेंगे किन किन सिचुएशन में कैंसिलेशन के लिए वो मांग सकता है। अच्छा जी, यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं? वेयर registered person himself does not require it, does not requires it, ठीक है। दूसरा, अगर एक रजिस्ट्रेशन पर्सन है और उस रजिस्ट्रेशन पर्सन की डेथ हो जाती है, रजिस्टर्ड पर्सन की, तो उसका लीगल हायर करवा सकता है कैंसिलेशन इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन डेथ। या तो खुद जाएगा कैंसिल, लो जी भाई मेरा कैंसिल कर दो रजिस्ट्रेशन, या क्या होगा कि इन केस ऑफ हिज डेथ उसका लीगल हायर आगे जाएगा और कैंसिलेशन को परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब किन सिचुएशन में? हमने ये तो पढ़ लिया कि वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर या तो रजिस्ट्रेशन पर्सन खुद या उसका लीगल हायर उसके कैंसिलेशन को प्रोसीड करेगा। बट ऐसी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये दोनों पार्टीज जाके अपना कैंसिलेशन करवाते हैं? तो पहला है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। मैं अपना बिजनेस बंद करने वाला हूं, मैं जीएसटी लिया था मैंने, मुझे अब अपना बिजनेस ही बंद करना है, तो मुझे अपनी लायबिलिटी डिसॉल्व करके अपनी जीएसटी भी वापस क्या करनी पड़ेगी? विथड्रॉ करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, दैट इज सेल ऑफ बिजनेस। मैंने एक दूसरे बंदे को क्या करा? मैंने दूसरे बंदे को अपना बिजनेस बेच दिया। अब अगर बेचा है तो मेरा जो जीएसटी था रजिस्ट्रेशन, उसमें मेरा पैन कार्ड लगा होगा। अब बंदा कहेगा भाई बिजनेस मेरा, पैन कार्ड तेरा, ऐसे तो नहीं चलेगा, तू अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर, मैं अपना अलग से रजिस्ट्रेशन ले लूंगा। अब वो जो नया बंदा वो कैसे रजिस्ट्रेशन लेगा? वो हमने प्रोसीजर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, एमेलागेशन, ये आपको सेक्शन 24 भी बताता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। नहीं, ये एमेलागेशन आपको सेक्शन 22 बताता है कि एमेलागेशन के टाइम भी पर्सन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सपोज करिए कि एक कंपनी ए थी, एक कंपनी बी थी, ठीक है ना, इसका जीएसटी अलग था, इसका जीएसटी अलग था, ठीक है ना। अब ये जो दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां क्या हो गई? मर्ज हो गई। मर्ज मतलब एमेलागेट हो गई। तो जो इनके एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनको ये कैंसिल करना पड़ेगा। और जब ये नई कंपनी, सपोज करो ए और बी ने सी कंपनी बना दी, तो सी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन उनको अब लेना पड़ेगा। अच्छा जी, फोर्थ है डीमर्जर। डीमर्जर का क्या मतलब है? एमेलागेशन का उल्टा। एक कंपनी है, सपोज अभी एग्जांपल बढ़िया सा लेते हैं हम कि हीरो एंड होंडा, पहले हीरो एंड होंडा चलती थी, अब तो अलग हो गई। ये कंपनी थी, पूरी एक कंपनी। पहले तो उस टाइम जीएसटी नहीं था जब ये हुआ करते थे, अभी भी है, बट जब ये डीमर्ज हुए उसके टाइम जीएसटी नहीं था। सपोज करो कि हीरो अलग हो गई, ये अभी एक कंपनी है, तो इनका एक जीएसटी नंबर चल रहा है। हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई,
अब जो ये एग्जिस्टिंग जीएसटी जो हीरो एंड होंडा को साथ में एक एंटिटी देता था, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिलेशन कराना पड़ेगा, और हीरो का अलग होगा अब रजिस्ट्रेशन और होंडा का अलग होगा रजिस्ट्रेशन। तो इसको बोलते हैं डीमर्जर। तो डीमर्जर की सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, आपका कैंसिलेशन सिचुएशन एक बन सकती है। फिफ्थ केस हो सकता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है, अब सपोज करिए जो नेचर ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है, अगर मैं नेचर ऑफ बिजनेस की बात करूं तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, सोल बंदा बिजनेस चला रहा है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है ना, मोस्टली यही दिखते हैं हमें, आगे ज्वाइंट वेंचर वगैरह भी होते हैं, बट हम बात कर चुके हैं डीमर्जर और एमेलगामेशन में, तो वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करते। सपोज करो एक अभी कंपनी है, सॉरी एक फर्म है एबीसी, ये पार्टनरशिप फर्म है, इनको अपना बिजनेस कन्वर्ट करना है कंपनी में। अभी जो इनका पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी नंबर है, इसको इनको कैंसिल करवाना पड़ेगा, और जो कंपनी में जब रजिस्टर होके आएंगे उसके लिए अलग से इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनका नेचर चेंज हो रहा है, एक बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है, बिजनेस का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग और नया उनको फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। लास्ट है टर्नओवर फॉल्स बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। इसका मतलब क्या है, एज पर सेक्शन 22 हमने पढ़ा था कि सर नॉर्मल केसेस में मोर देन 20 इक्वल्स टू 20 लाख अगर आपका है पर ईयर, तो आप जीएसटी के लिए लाइबल हो, और स्पेशल स्टेट में स्पेशल केसेस में मोर देन इक्वल टू 20 लाख पर ईयर आपको चाहिए। सपोज करो मेरी कंपनी थी, उसमें मेरा जो टर्नओवर है सपोज करो 20 लाख पहुंच गया, जीएसटी के लिए लाइबल हूं, मैंने जीएसटी भी ले लिया, बट कोविड आ गया, कोविड की वजह से बिजनेस मेरा ठप चला गया, मेरा टर्नओवर 20 लाख से गिर के 15 लाख तक आ गया। अब मैं क्या करूं, जीएसटी के लिए क्या मैं लाइबल हूं? नहीं, मुझे अब जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, तो मैं क्या करूंगा, इस केस में अपनी जीएसटी के लिए कैंसिलेशन फाइल कर दूंगा। तो ये थे कि जब खुद एक वॉलंटरी बंदा या उसका लीगल हायर आगे आता है और कैंसिलेशन बिजनेस का करता है। अब बात यहां पे ये आती है कि सुओ मोटो कैंसिलेशन क्या है। सुओ मोटो के मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, रजिस्ट्रेशन में बताया था मैंने, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में इन सेक्शन 25। सुओ मोटो मीन्स व्हेन अ प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है, जो जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं उनको हम प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। लाइक अगर एक एसबीआई बैंक है तो हम क्या बोलेंगे, एसबीआई ऑफिसर, है ना। तो जीएसटी ऑफिशियल को हम बोलते हैं प्रॉपर ऑफिसर, जो हमारे जो काम होते हैं रिलेटेड टू आर रजिस्टर्ड पर्सन या जीएसटी, वो ऑक्यूपाई, वो मतलब उसको फुलफिल करता है। अब बात यहां पे ये आती है कि सुओ मोटो कैंसिलेशन का क्या मतलब है। सुओ मोटो कैंसिलेशन दैट मीन्स व्हेन अ proper officer himself comes forward and cancel a registration। ठीक है, अच्छा वो क्यों करेगा कैंसिल, उसकी भी रीजन है, ठीक है ना। पहले तो इसका मतलब क्या है, where a proper officer comes forward and cancels registration because of certain defaults। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर एक रजिस्ट्रेशन पर्सन लगता है कि उसने कुछ डिफॉल्ट करे है, टैक्स इवेड किया है, कुछ घपलेबाजी करी है, तो क्या करेगा, खुद चल के
जो हमारा जीएसटी का ऑफिशियल है, जिसको हम प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं, वो कहेगा बेटा छोड़ दो अपना रजिस्ट्रेशन, बहुत हुआ, तुम्हारे पे पेनल्टी लगेगी, तुमने जो काम करे हैं वो गलत किए हैं, पहले तो तुम अपना रजिस्ट्रेशन छोड़ो, तुम आगे फर्दर सप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये जो डिफॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, कौन से डिफॉल्ट हो सकते हैं, कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब एक प्रॉपर ऑफिसर या जीएसटी ऑफिशियल को हार मान के कहना पड़े कि इस बंदे का रजिस्ट्रेशन हमें कैंसिल करना है। ठीक है, तो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है। पहली सिचुएशन, या इसको एक हेड में लीजिए, प्रोविजनल कॉन्ट्रावेंशंस। प्रोविजनल कॉन्ट्रावेंशंस का मतलब जो प्रोविजंस जीएसटी एक्ट के अंदर दिए हैं उसका विरोध करते हुए आपने कुछ काम किया है। लाइक फर्स्ट, नॉट परफॉर्मिंग बिजनेस फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है, आपने अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर बोला है कि मैं अपना काम करूंगा गुजरात में रह के, बट आप काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में रह के, तो ये तो गलत है ना। आपने अगर गुजरात में रह के बोला है तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ बिजनेस से काम नहीं कर रहे, और आप उसकी जो प्रोविजनल कॉन्ट्रावेंशन जो प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ बिजनेस में जीएसटी एक्ट ने दी है कि आपको कंपलसरी है कि आप उसी में काम करेंगे। क्योंकि देखिए बात इसमें यहाँ पे एक बात अलग से आती है कि अगर आप इसमें एक प्रोविजन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। हाँ, तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आपका रजिस्ट्रेशन, आप पे जो प्रोविजंस है वो अलग होंगे एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बट आपने बताया मैं गुजरात में रहता हूं बट आप परफॉर्म कर रहे हो बॉम्बे में, तो आप नॉर्मल के अंदर नहीं कर सकते वो काम, आपको स्पेशल केसेस के अंदर गिना जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन भी अलग से होगी, है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आप अपने को आपको दिखाते हो कि आप नॉर्मल केस में आते हो, तो भाई फिर तो चीज गलत है, और ये क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर आप पे मुकदमा चलाएगा। मुकदमा क्या चलाएगा, कैंसिल ही करेगा आपका रजिस्ट्रेशन। दूसरा है विदाउट इनवॉइस। सप्लाई तो कर दी, गुड्स भेज दिए, इनवॉइस निकाला नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो आपका टैक्स इनवॉइस होगा उससे हमें पता लगेगा कि जीएसटी लायबिलिटी आपकी कितनी है। वो आपको अपलोड भी करना होता है रिटर्न्स में, अपने फर्निश करने होते हैं रिटर्न्स। जब आपने इनवॉइस ही इशू नहीं करा तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा। सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए का गुड्स भेज दिया, ठीक है ना, 10 लाख का गुड्स भेजा, इस पे इनवॉइस आपने रेडी कर दिया और ये इनवॉइस आपने जीएसटी पोर्टल में भी शो कर दिया, तो गवर्नमेंट कहेगा हाँ तूने 10 लाख का सामान बेचा ना, तो तुमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के लिए क्या करेगा, लो जी मैंने देखो 10 लाख का सामान बेचा। तो जो जितना वो सामान बेचेगा उसी पे ही जीएसटी लगेगा, और ये सामान जब बेचेगा इसका एविडेंस मिलेगा इनवॉइसेस से। अगर वो बंदा इनवॉइस ही इशू नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि इसकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे क्या टैक्स इवेड करने का चांसेस ज्यादा है। तो इस केस अगर पकड़ा जाता है वो, तो इस केसेस में भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा, वायलेटिंग एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स। ये हम यूनिट 5 में और अच्छी ब्रीफ में पढ़ेंगे इसके बारे में। सिंपल सा यहां पे समझ लीजिए, ये बोलता है कि अपने फायदे के लिए जो बिजनेसमैन कुछ ऐसे मेजर्स करता है जो बिजनेस एक्टिविटी के विरुद्ध हो या बिजनेस एथिक्स जो बिजनेस के वैल्यूज है उसके अगेंस्ट हो, तो यहां पे फंसा उसके हम क्या कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। बी, अच्छा ये तो हो गया उसने कुछ गड़बड़ी कर दी। दूसरा, नॉन रिटर्न फाइलिंग।
जीएसटी नंबर ले लिया, मजे से जीएसटी नंबर लेके बैठे हैं भाई साहब, बट भाई साहब ने क्या करा, रिटर्न फाइल करे नहीं। और जीएसटी का रिटर्न या जीएसटी के प्रोविजन ये कहते हैं कि अगर आपकी एक महीने में एक सप्लाई भी नहीं हुई तो आपको नील रिटर्न भी जीएसटीआर 3B के अंदर भरना पड़ेगा। और ये अगर आपने नॉन रिटर्न फाइलिंग कर दिया, मतलब आपने फाइल ही नहीं करे रिटर्न्स, तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। अच्छा, ड्यूरेशन कैसे कैसे है, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पर्सन हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पर्सन हो, खुद चल के गए हो कि लाओ जी मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो 6 मंथ एक लिमिट है, क्योंकि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पर्सन को जो सेक्शन 22 के अंदर लायबल होता है उनको हर महीने रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। और अगर आपने 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करे तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। कैसा कैंसिलेशन, सुओ मोटो, खुद जाके वो करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें है, अच्छा ये तो वॉलंटरी की बात हो गई, दूसरा है कॉम्पोजिट स्कीम के लिए। अभी कॉम्पोजिट स्कीम क्या होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम, इनके लिए होता है 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। 3 कंसेक्यूटिव मतलब 3 इयर्स। अगर इन्होंने 3 साल तक अपने रिटर्न्स नहीं भरे तो इनका कैंसिलेशन जरूर कर दीजिए। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है ये हम आगे फिर ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंपोजिशन स्कीम उन बिजनेसमैन के लिए बनाई जाती है जो जीएसटी के कंप्लायंसेस बियर नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या एक ईज दे देती है गवर्नमेंट, ये हम आगे और पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये बात हो गई। ये तो हो गया रिटर्न फाइलिंग की। सी, नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, ठीक है। अब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया बट आपने बिजनेस ही शुरू नहीं किया। गवर्नमेंट कहेगी कि आपने बिजनेस जनवरी में ले लिया तो हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कब तक रुकेंगे, हम रुकेंगे सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने में आपका बिजनेस चालू हो गया, रिटर्न्स फाइल हो गए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर 6 महीने तक आपका बिजनेस कमेंस ही नहीं हुआ और आप रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हो तो भाई साहब आपका कैंसिलेशन जरूरी है। लाइक जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, यहां आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया। फरवरी आ गया, गवर्नमेंट ने बोला लाओ रिटर्न दो। बंदा बोलता है जिसने रजिस्ट्रेशन उठाया मैंने तो अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, जब बिजनेस स्टार्ट नहीं करा तो मैं क्या टैक्स दूं। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है। मार्च आ गया, फिर वही बहाना, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब तुम्हारी हद हो चुकी है, तुमने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया, तुम 6 महीने से लेके बैठे हो अपना रजिस्ट्रेशन, लाओ रजिस्ट्रेशन वापस लो और घर जाओ, तुम्हें अब रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। डी, रजिस्ट्रेशन ऑक्यूपाइड बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स। इसका क्या मतलब है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉड्यूलेंट या सप्रेस फैक्ट्स के अंदर से लिया है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो फ्रॉजरी तरीके से आपने दिए थे, या आपने जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक ऐसे तरीके से ऑक्यूपाई करा था रजिस्ट्रेशन जो प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करता है। और अगर ये बाद में पाया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद कि इस बंदे ने कुछ घपला करके रजिस्ट्रेशन लिया है तो फिर सुओ मोटो कैंसिलेशन के अंदर उसके रजिस्ट्रेशन को वापस ले लिया जाएगा। तो ये था एक कैंसिलेशन कब कब होता है, किन किन सिचुएशंस में होता है, वॉलंटरी कैंसिलेशन, सुओ मोटो कैंसिलेशन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बाकी 4
छोटे छोटे हैं इसमें और सब सेक्शंस, उसमें एक रिवर्सल ऑफ आईटीसी का भी एक कंसेप्ट है, और फिर हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, फिर हम रिवोकेशन पढ़ेंगे अंदर सेक्शन 30, और ये यूनिट को समाप्त करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी कल।